नमस्कार दोस्तों। जो मैंने कल आपको प्रश्न दिए थे उसके आप लोगों ने आंसर भेजे, उसमें से लगभग 30 बच्चों की आंसर की मुझे मिली और 30 बच्चों में से जो सबसे अच्छे नंबर थे उसमें से ज्ञान खरे के 8 नंबर थे और बहुत सारे बच्चों के 7 नंबर थे, जिसकी आंसर की मैं इस वीडियो के जस्ट पहले लगा दिया हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। और बहुत सारे बच्चों के जो नंबर आए, 3 आए, किसी के 2 आए, किसी के 1 आए, तो उसमें से मैंने केवल 10 या 12 बच्चों के नाम ही लिखे हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रयास करें आंसर देने का और मेरे पास तक आंसर की भेजें। क्योंकि देखो सितंबर में पेपर होने के चांसेस लगभग बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो यहाँ पर जो है कोरोना का ग्रोथ रेट है वो लगभग धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। और कल का जो आपका रिजल्ट आया उसमें से ठीक होने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी और नए मरीजों की संख्या कम थी। तो आप लोग अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखें। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है। अब आप दोस्तों अगर यहाँ पर अनुबंधन की बात करो तो अनुबंधन के बारे में वाटसन तथा पावलोव ने बात किया है। तो वाटसन के सिद्धांत में आपको अनुबंधन मिलेगा और अनुबंधन का मतलब होता है एक चीज़ का दूसरे से जुड़ जाना, ये कंडीशनिंग कहलाता है। कंडीशन पैदा करना, जैसे मान लीजिए आपने कंडीशन पैदा की कहीं पर कि जब मुझे 10,000 सैलरी मिलेगी तब मैं ये काम करूँगा, तो अगर 10,000 सैलरी नहीं मिलती है तो आप काम नहीं करते हैं, तो यही तो आपका अनुबंधन है। जब वो 10,000 देगा तब आप काम करेंगे। तो कुल मिलाकर एक चीज़ का दूसरे से जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, यहाँ पर अनुबंधन कहलाता है। और आप काम करने के लिए या कुछ भी करने के लिए जब तक सक्रिय नहीं होंगे, अंदर से उत्तेजना नहीं होगी, तब तक आप उस काम को नहीं कर सकते हैं। तो जो दोस्तों इसका सही आंसर है यहाँ पर उत्तेजना होगा, क्योंकि व्यक्ति जब तक उस चीज़ को जानने के लिए सक्रिय नहीं होगा जब तक अनुबंधन नहीं हो सकता। अर्थात उद्दीपक है, मान लो कि हमारे सामने दीपक रखा हुआ है, अगर हम दीपक को देख ही नहीं रहे हैं तो उस दीपक से हमारा क्या अनुबंधन। या मान लो कि आप यहाँ पर पावलोव के कुत्ते का उदाहरण ले लो, तो पावलोव का कुत्ता अगर ये जो है घंटे की आवाज़ सुन ही नहीं रहा है तो कहाँ से अनुबंधन कर लेगा। तो पहले तो है कि यहाँ पर जागरूकता को ही यहाँ पर उत्तेजना कहा गया है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर समझ पा रहे होंगे। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और जो आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। दोस्तों ये कोटेशन बहुत फंसाते हैं पेपर में, और 30 नंबर में से कम 2-3 प्रश्न आपके कोटेशन के होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि हर दिन 2-4 कोटेशन याद करें। अब कोटेशन को याद करने का जो सबसे तरीका है, तो उसमें से आप एक कीवर्ड पकड़िए, जैसे सृजनशीलता मौलिक परिणामों को, तो मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करना, तो सृजनशीलता और मौलिक परिणाम दो शब्द को जोड़ करके आप इसमें याद रखिएगा कि ये कोटेशन किसका है, क्रो एवं क्रो का है। क्रो एवं क्रो के बहुत कम कोटेशन आपके पेपर में डिस्कस किए जाते हैं, और उसमें से अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर जो है कोटेशन आपके किसके आते रहते हैं, तो यहाँ पर जेम्स ड्रेवर के कोटेशन ज़्यादा पूछे जाते हैं, रॉस के कोटेशन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और स्किनर के कोटेशन ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो मैंने दिया था ये आपका किसका था, क्रो एवं क्रो का था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा मूल प्रवृत्तियों में बदलाव किया जा सकता है। अब इसमें देखो सहसंबंध का मूल प्रवृत्तियों से कोई बहुत बड़ा लेना देना नहीं होता है, तो ये आपका आंसर हो नहीं सकता है सहसंबंध। इसमें हमेशा निगेटिव करने की आप कोशिश करिए। विलयन का मतलब होता है एक चीज़ का दूसरे में घुल जाना। विलायक आप जानते ही, नवीनीकरण, नया करना, तो ये भी नहीं होगा, विलयन भी नहीं होगा। मार्गांतरीकरण, किसी चीज़ का मार्ग बदल देने से ही मूल प्रवृत्तियों में चेंजेज आपके लाए जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका बी नंबर होगा। और आज मैं इसकी आंसर की बना के दे रहा हूँ, कल आपको फिर नए प्रश्न मिलेंगे, और कल जो नए प्रश्न मिलेंगे आपको 7 से 9 बजे के बीच में ही आंसर की भेजनी होगी, और उन्हीं बच्चों में से मूल्यांकन करके कौन टॉप पोजीशन में पहुँचता है ये देखा जाएगा। तो एक दिन आपका नया पेपर मिलेगा, दूसरे दिन उसकी व्याख्या आएगी। ये हमारा क्रम इसमें बना रहेगा लगातार। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मानवीय मूल्यों को जो यहाँ पर जो है प्रकृति में सब जगह के विकास का अर्थ है। देखो इस प्रश्न को और गौर से समझिएगा, मानवीय मूल्यों को जो प्रकृति में सब जगह हैं, जो सार्वत्रिक है लिखा रहता है पेपर में, के विकास का अर्थ है। तो इसमें से मतारोपण पहला ऑप्शन था, यहाँ पर गलती हुई थी जो टाइप करने में।
पहला ऑप्शन था मतारोपण, दूसरा था यहाँ पर अंगीकरण, तीसरा था यहाँ पर अनुकरण और चौथा ऑप्शन था आपका अभिव्यक्ति। अब इस प्रश्न को देखो तो जो मतारोपण है, मत को किसी चीज के ऊपर आरोपित कर देने से तो होगा नहीं, अनुकरण करने से तो होगा नहीं, नेचुरल आपकी अगर बात करें। अंगीकरण का मतलब होता है स्वीकार करना, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर अंगीकरण ऑप्शन सही होगा। मत अंगीकरण नहीं है, अंगीकरण है। मतारोपण आपका पहला प्रश्न, ठीक है, ये पहला विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न में आइएगा, मनोचित्रण का संबंध किससे है? मनोचित्रण मानसिक अभिक्रिया से संबंधित है। कुल मिलाकर मानसिक पैटर्न बनाना है आपका किससे जुड़ा हुआ है? मन का चित्र खींचना है, तो सीधा सीधी बात हो गई कि मन का चित्र बना देने से ही मनोचित्रण नहीं हो जाएगा। अर्थग्राहिता को बढ़ाने के तरीके, ये कोई प्रोसेस नहीं है मनोचित्रण। मन के प्रकार को खोजना, मन के प्रकार को खोजना, मनोचित्रण। कुल मिलाकर मन कैसे कैसे काम करता है इस चीज को देखना ही मनोचित्रण करना है। इसलिए इसमें आपका जो आंसर सही होगा वो आपका कौन सा होगा? मनोचित्रण का संबंध है मन के प्रकार को खोजने से, जोखिम भरे कार्य के लिए योजना बनाने से नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय है। तो आप जानते हैं कि बच्चे के प्रारंभ की अवस्था में ही बालक का भाषा विकास सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो 0 से 2 साल में बालक का भाषा विकास ज़्यादा होता है। तो जन्म पूर्व होगा नहीं आपका, मध्य बचपन होगा नहीं, वयस्कावस्था होगा नहीं, तो लास्ट वाला सही है, प्रारंभिक बचपन का समय। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अच्छा, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? देखो, प्रकृति और पोषण ये आपके दो शब्द हैं। तो पोषण का मतलब आपको जोड़ करके देखना है वातावरण से, प्रकृति का मतलब जोड़ करके देखना है नेचर से। तो जैसे आप मनोविज्ञान में 2 चैप्टर पढ़ते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण, तो वंशानुक्रम का संबंध है प्रकृति से, वातावरण का संबंध है पोषण से। ये आपका सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रकृति का संबंध वंशानुक्रम से है, वंशानुक्रम ही क्या कहलाता है? जैविक विशेषता से संबंधित होता है। इसलिए सातवें का ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की किस योग्यता का आकलन करते हैं? मल्टीपल क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं बच्चों में? तो आप जानते हैं कि 4 विकल्प होते हैं, 4 में से ये पहचान करनी होती है कौन सा सही है। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों का किस योग्यता का आकलन होता है? सही उत्तर की पहचान करने से। भाई मल्टीपल क्वेश्चन में उत्तर का निर्माण नहीं करता है बालक, उत्तर की व्याख्या नहीं करता है, प्रत्यास्मरण नहीं करता है। प्रत्यास्मरण तो मान लो कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन याद रखना मनोविज्ञान में याद करना हमेशा सही नहीं होता, याद करना ज़्यादातर आपका गलत हो जाता है। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। रचनात्मक आकलन तो क्रिएटिविटी खुले अंत वाले प्रश्न है, तो इसमें भी क्रिएटिविटी आपकी झलकती है। प्रोजेक्ट कार्य है तो इसमें भी क्रिएटिविटी झलकती है। अवलोकन कार्य, किसी चीज़ को देख करके फिर उसको करना, वो भी एक प्रकार से क्रिएटिव ही है। विद्यार्थियों की योग्यता का क्रम निर्धारण करना, कौन सा विद्यार्थी किस पोजीशन में है, इसमें कोई बहुत बड़ी क्रिएटिविटी आपकी नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। ये भी आपका सीटेट में डिस्कस किया गया प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न में आइएगा, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, तो देखो, आउट ऑफ मतलब कोई एक चीज बॉक्स के बाहर जाकर सोचना, कुल मिलाकर एक सीमा के बाहर जाकर सोचना। तो जब आप व्यापक सोचते हो तो व्यापक प्रकार से सोचना ही आपका क्या कहलाता है? व्यापक प्रकार से सोचना ही यहाँ पर अपसारी चिंतन कहलाता है। और अगर संकुचित रूप से, जैसे मान लो आउट ऑफ द बॉक्स लिख दिया है, इन ऑफ द बॉक्स कर देता तो यहाँ पर अभिसारी चिंतन होता, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आपके प्रश्न में आया है, इसलिए ये आपको गलत होगा। दूसरा नंबर सही होगा, अपसारी चिंतन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आइएगा, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान दे सकता है वह हो सकता है। तो देखो, गार्डनर में आपको पता है 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, बाद में 2 और जोड़े थे, 9 हो गए थे वो आपके। तो संगीतमय होगा नहीं इसमें, क्योंकि हमें क्या छांटना है? आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा, तो संगीतमय नहीं होगा और आध्यात्मिक नहीं होगा। भाषा विषय का कोई बहुत बड़ा संबंध नहीं इससे। इसका सही ऑप्शन है अंतःवैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक से ही आप आत्मबोध को देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम, इंटीग्रेटेड स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग की बात कर रहा है यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? देखो, छात्र का अभिप्रेरण विकास,
लाभकारी नहीं है, उल्टा सोचना है, उसमें नेगेटिव सोचना है, तो ये तो होगा ही, छात्र का प्रेरण विकास होगा ही, सहकर्मी संचार का विकास ये भी सही है, छात्र शिक्षक का संबंध का निर्माण ये भी सही है, ये भी होना चाहिए अधिगम के लिए। खोज अधिगम का ह्रास मतलब गिरावट, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर 12 का डी नंबर सही होगा। दोस्तों आज मैंने 12 प्रश्न आपको दिए थे, जो मैं आपको कल यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, और सोच रहा हूँ कि मनोविज्ञान के बाहर के भी कुछ क्वेश्चन रखे जाएं। आपके इसमें क्या विचार है, आप नीचे लिख करके बताएंगे मैसेज कर करके कि ईवीएस मैथ वगैरह के भी 5-5 क्वेश्चन ऐड किए जाएं, तब आपका टेस्ट का दायरा व्यापक होता जाएगा और आपकी तैयारी बढ़िया से चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।